तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कुमार। ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 इसका पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने आपको दिल्ली पुलिस स्पेशल RWA की सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसके 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। इस वीडियो में हम 51 से आगे चलेंगे। तो विषय सब क्लास की स्टार्टिंग से पहले मैं विषय वस्तु पे आपको ऊपर लेने जाऊंगा कि अभी जो है मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में टोटल मैंने आपको पहले बता ही दिए थे कि कुल मिला के 422 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम भूगोल स्टार्ट करेंगे, देन भारतीय अर्थव्यवस्था एंड अदर टॉपिक्स। तो बिना आपका समय गवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो आपको कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। तो कौन है वो? अभिधम्म पिटक। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया था कि बुद्ध के 3 बड़े-बड़े ग्रंथ थे, ठीक है? तो अभी उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं हम, और वो एक्सप्लेनेशन है कुछ इस प्रकार कि बुद्ध के जो सिद्धांत है, अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, और अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूप, द्वैतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है, और थेरवाद बौद्ध धर्म का एक अभिन्न अंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, वो कुछ इस प्रकार बोलता है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या सिद्धार्थ था, क्या चन्ना था, क्या शोधोधन था, या कंतक था? तो इसका सही आंसर क्या है? बुद्ध का सही वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है इसकी कि बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का जो नाम था वो श्रद्धोधन था। ये महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का वास्तविक नाम तो सिद्धार्थ हो गया, पिता का नाम श्रद्धोधन हो गया, और माता का नाम हो गया माया देवी, ठीक है, जिसे महामाया देवी भी बोला गया है। और जो चन्ना, जो ऑप्शन नंबर सी बताया गया है, चन्ना जो है बौद्ध के सारथी थे ये, ठीक है। चन्ना बौद्ध के सारथी और सेवक कह सकते हो। और जो कंतक है वो गौतम बुद्ध का घोड़े का नाम था। तो देखो यहाँ पर 4 चीजें पता लग गई। पहले बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी, ठीक है, उनके सारथी का नाम चन्ना, और घोड़े का नाम था कंथक था, ठीक है। ये मोटी मोटी 4 महत्वपूर्ण चीजें आपको पता लग गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53, कि यहाँ पे ये बोलता है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है जी, महायान, ठीक है। अब महायान जो शब्द है, इस अ, महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक हीनयान हीनयान संप्रदाय था, एक महायान थी। तो जो हीनयान थी बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, ठीक है। और हीनयान हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म धर्म पर विश्वास करते हैं, बट वहीं जो बौद्ध धर्म का एक दूसरा संप्रदाय है जिसको हमने महायान बोला है, बौद्ध धर्म का ये नवीनतम रूप है। और ये महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते हैं। और ठीक है, तो देखो, और चौथी बौद्ध संगति, ये इसमें ये 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो देखो अभी भी 2 क्वेश्चन आए, और 2 क्वेश्चन में आपने स्पेशल क्या सीख लिया? पहला, बौद्ध का नाम सिद्धार्थ, बुद्ध के पिता का नाम वो क्या था? शुद्धोधन था, ठीक है। माता का नाम महामाया, सारथी का नाम चन्ना, ठीक है, और उनके घोड़े का नाम कंतक, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं थी 2 हैं, एक हीनयान, एक महायान, ठीक है। और कौन से इसमें ये अलग हुई थी? ये हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति में अलग हुई थी ये। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 जो है कुछ इस प्रकार है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म के टाइम पे भाषा कौन सी थी उनकी? तो वो थी पाली भाषा। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे क्या लगा के आ जाएंगे? संस्कृत लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। क्या भाषा थी? पाली भाषा थी। अब बौद्ध धर्म के जो उपदेश है उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को जन साधारण की भाषा, जो उस समय पाली का प्रयोग किया गया था, पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित? तो मैंने बता ही दिया, जितने पीटक थे ये कौन से धर्म, ये सब के सब किससे रिलेटेड है? बौद्ध से हैं, जिसमें एक अभिधम्म पीटक आया है, त्रिपिटक है, और सुत्त पीटक है। ये सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब त्रिपिटक जो है पवित्र धार्मिक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और त्रिपिटक की भी जो भाषा मैंने बताई दिया है क्या थी? पाली थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेखित किया गया है। तो ये कौन सा है इसका आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है आपका
बी विनय पिटक है इसका सही आंसर। क्या है? विनय पिटक है। ठीक है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ विनय पिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेखित किया गया है। तो देखो अभी आपको मोटा मोटा बौद्ध धर्म के बारे में क्या पता लग गया कि बौद्ध धर्म के जो बौद्ध बौद्ध थे उनका जो रियल नाम था सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था भाई? श्रद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। घोड़े का नाम कंतक था। और जो उसको चला रहा था यानी सारथी का नाम चन्ना था। कितने भागों में टूटा पड़ा था? 2 भागों में टूटा था। कौन सी संगति में टूटा था? चौथी संगति में टूटा था। हीनयान और महायान। ठीक है। भिक्षु के लिए जो नियम है कौन किसके अंदर है? विनय पिटक के अंदर है। देखो मेरा मोटिव यह है कि आप इस मेरी जो वीडियो है इस वीडियो में ही आपको कुछ याद करने की भी नीड ना पड़े। मैं सब कुछ वीडियो के अंदर ही याद करवा दूंगा आपको, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करा करा के। तो जो अगला प्रश्न है वो है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है जी? महायान से संबंधित है। ठीक है। अब महायान के बारे में थोड़ा और गहन अध्ययन करते हैं कि बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म के से संबंधित है। बोधित्व से आशय है दास पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। कौन सी संगति में दोनों अलग हुई थी? चौथी बौद्ध संगति में अलग हुई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो कौन सी जोड़ी असंगत है? देखो जी, कुरान जो है वो इस्लाम की है जी। बहुत बढ़िया। गुरु ग्रंथ साहिब जी जो ये किताब है, पवित्र ग्रंथ, ये सिख धर्म से रिलेटेड है। उपनिषद जो है, उपनिषद जैन धर्म से नहीं है। ठीक है। और बाइबल ईसाई की है। उपनि इसके में से गलत वाला कौन सा है? सी, उपनिषद नहीं है। तो भाई उपनिषद किससे रिलेटेड है? तो उपनिषद अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड है। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। अब देखो यहाँ पे एक जो गुरु ग्रंथ साहिब है इनके बारे में मैं एक फैक्टर नोट करवाना चाहता हूँ कि जो ये भाषा है गुरु ग्रंथ साहिब की, जो लिपि है वो गुरुमुखी है। ठीक है, भूलना मत, गुरुमुखी लिपि है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य है। ये भी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आगम साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 59 वो कुछ इस प्रकार है कि गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध का रियल नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम श्रद्धोधन। माता का नाम माया देवी। ठीक है। घोड़े घोड़े का नाम कंथक। चलाने वाला चन्ना। कितनी शाखाओं में भाग है, डिवाइड है? 2 भाग में डिवाइड है। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल। ठीक है। और उपाली जो है, उपाली ये गौतम बुद्ध की शिष्या है। ठीक है। और आनंद ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य हैं। और उपगुप्त जो है ये सम्राट अशोक के गुरु थे। ठीक है। अब तृतीय बौद्ध परिषद के आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तो किसके द्वारा कराया गया था जी? अशोक के द्वारा कराया गया था ये। ठीक है। अशोक। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुआ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 61 पे जाने से पहले एक बार जो तृतीय बौद्ध परिषद थी जिसे संगति भी कहा गया था, इसकी जो अध्यक्षता थी वो मोंगलीपुत्तिश ने की थी। ये मत भूलना। किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे। कौन से नंबर? तीसरा नंबर। फिर अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला कला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो इसका सही आंसर है जी, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हाँ, तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं किससे रिलेटेड है जी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला की उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा कहाँ के हैं जी? महाराष्ट्र के राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल हुई हैं। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। अजंता गुफा की जो चित्रकला है भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करनी है। तो इस क्वेश्चन से मोटा मोटा आपको 3 चीजें पता लगी। पहला, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ कहाँ से रिलेटेड हैं जी? महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है। ठीक है। और इन दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में शामिल किया गया। ये दोनों कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अजंता और एलोरा की बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि एक यूनानी
मैग्नेस्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में आया था? दरबार में राजदूत बन के आया था, तो इसका सही आंसर है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब मैग्नेस्थनीज जो है ये यूनान के जो राजा हैं, राजा का नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैग्नेस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसकी किताब, जिसका नाम आपने इंडिका रखा है, इंडिका नामक किताब में वर्णन किया। इंडिका में उन्होंने मौर्य काल के दौरान भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करूँ तो मैग्नेस्थनीज द्वारा डैश बुक में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है इंडिया के। तो उस किताब का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मौर्य समाज का दर्पण कौन सी किताब को कहा गया? इंडिका को। इंडिका किसकी है? मैगस्थनीज की है। मैगस्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। यूनान में कौन सा राजा? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। अब मैगस्थनीज जो है पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर एवं विस्तृत वर्णन किया। उसने पाटलिपुत्र को बहुत भारत का बड़ा नगर बताया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63। 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर के सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए स्तंभों में अंकित किया? तो भाई कौन से थे? 600 ईसा पूर्व में तो अपने अशोक थे। वो कौन थे? अशोक थे। इन्होंने ही शिलालेख छपवाए थे। इसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। अशोक ने अपनी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में फैलने के लिए 14 जगहों पर शिलालेख उत्तीर्ण कराए। कितनी जगहों पर जी? 14 जगहों पर उत्तीर्ण कराए हैं इसने। अब सम्राट अशोक को शिलालेखों का जो जनक कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों से जुड़ी कुछ खास बातें कुछ इस प्रकार हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेखों की जो खोज है सबसे पहले 1750 टी कैथिंकर ने की थी। अशोक ने शिलालेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। ये महत्वपूर्ण है कि अगर क्वेश्चन आ गया कि अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा, तो आप कहोगे 1837 में पढ़े गए थे। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़े गए थे। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। बट वहीं मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊं तो बौद्ध धर्म की जो लिपि क्या थी? पाली थी। ठीक है, पाली थी। बट अशोक के जो शिलालेख की लिपि क्या है? ब्राह्मी और खरोष्टी है। ठीक है। ये खरोष्टी लिपि है, ये कहाँ देखी गई है? ये अफगानिस्तान में मिली है। ठीक है, अफगानिस्तान में मिली है ये लिपि। इसके बाद अशोक के शिलालेखों में से कुछ शिलालेखों की जो धार्मिक शासकीय घोषणाएं शामिल हैं। अशोक के शिलालेखों में अशोक की नीतियां हैं, प्रजा कल्याण के कार्य हैं, सामाजिक सामाजिक स्थिति है की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद अशोक के 5वें शिलालेख में उन्होंने कहा है कि समस्त प्रजा प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। अब क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो कुछ इस प्रकार है। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी राजस्व महा कलेक्टर निम्नलिखित में से कौन था? तो उसका नाम क्या? देखो, पैसे को पैसे को इकट्ठा करने वाला, और इकट्ठा करने को हम सम भी कहते हैं। तो समाहर्ता कौन था जी? उस टाइम के कलेक्टर थे जो कि टैक्स वसूला करते थे। अब इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता होता था। समाहर्ता के अन्य कार्य जो थे वो कुछ इस प्रकार है। सभी तरह के स्रोतों से करों का संग्रह करना, राज्यों की आय व्यय का ब्यौरा रखना, राज्यों का वार्षिक बजट तैयार करना, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो कुछ इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश पर मगध पर देखो शासन था? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा राजवंश थे जी? उसका नाम है आपका नंदवंश। ठीक है, नंदवंश। नंदवंश के जो राजा थे, उनका जो अंतिम राजा थे वो थे घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर मगध मौर्य वंश की नींव डाली थी उन्होंने। ठीक है। अब जो है मगध पे किस किसने राज शासन किया है उसके कुछ राजवंश बताए गए हैं यहाँ पे। जो अगला बिंदु है, मगध पर शासन करने वाले कुछ राजवंश। सबसे पहले आते हैं हर्यक वंश, 544 से 412 तक रहते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंदुसार अशोक के पुत्र होंगे आगे चल के।
इस देखो इसके बाद कौन आएंगे, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की जो स्थापना होती है वो 412 से 345 तक चलती है। इस वंश के राजाओं का विस्तृत वो कहते महाजनपद काल में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 66 कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था, डैश थे, तो वो कौन थे, बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या हो जाती है, फिर दूसरा राजवंश स्टार्ट होगा। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, मैंने बोला था ना ये क्या कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे 185 ईसा पूर्व में, और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, और इसमें एक बहुत प्रतापी शासक का नाम क्या था, अशोक नाम था, जिसको हम बोलते हैं जिसने भारत को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 67, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के उत्तराधिकारी थे। किसके थे, देखो बिंदुसार, मैंने बोला अशोक के, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के थे। देखो मेरे से गलती होगी, अशोक के पुत्र नहीं थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। सबसे पहले आपके हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होगा वो होगा आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार का जो पुत्र होगा वो होगा अशोक। ठीक है, CBA। अब चलते हैं आगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है उनका नाम बिंदुसार। अब देखो आपको कंफ्यूज मत होना, एक तो बिंबिसार थे, बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। एक बिंदु है यानी जिसको हम पॉइंट कहते हैं, तो बिंदुसार को अब से आप पॉइंट से याद करना, बिंदु यानी पॉइंट। किसके पुत्र हैं जी, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से राजवंश से रिलेटेड है, तो आप वो मौर्य वंश से। ठीक है, कहाँ पे शासक करते थे, आप कहोगे मगध पे करते थे। मगध पे सबसे पहला राजवंश कौन सा, हर्यक वंश था। उसके संस्थापक कौन से, क्या कौन थे आपके, बिंबिसार थे। अब आगे देखते हैं, जो बिंदुसार है अपने यानी पॉइंट सार जिसको बोल रहा हूं मैं, बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है। क्यों बोला गया है, अर्थात शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है इन्हें। इतिहास में इन्हें महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखो इनके पिता का नाम मैंने बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बेटे का नाम बिंदुसार, तो एक महान पिता के बेटे हुए, और इनका जो बेटा होगा वो अशोक होगा, तो एक महान बेटे के बाप भी हुए ये, इसलिए कहा गया है इन्हें। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को बरकरार रखा। ठीक है, अब 68, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासनकाल के दौरान मौर्यों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित प्रबंधित किया, तो इसका आप क्या कहोगे, 6 समितियों द्वारा। पहली समिति जो थी वो रिलेटेड किससे थी, आपके उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी कार्यों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जनगणना करती थी, और चौथी समिति आपकी सामाजिक व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था को करती थी। पांचवी पांचवी समिति विक्रय की व्यवस्था का ध्यान रखती थी, और छठी छठी जो समिति थी वो टैक्स वसूलने की व्यवस्था करती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, भरूच का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसके बनवाया, तो इसका जो सही आंसर है ये मौर्य वंश ने बनवाया था। ठीक है, और मौर्य में भी कौन से राजा ने, अशोक ने बनवाया था। तो भरूच स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया। हालांकि इस स्तूप के कुछ हिस्सों जैसे पाषाण वेदिका का तोरण एवं तोरण का निर्माण शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, एक गांव में है। इस स्तूप की जो खोज है 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब देखो जो शब्द है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि भारत के उत्खननकर्ता के जो जनक है, आर्कियोलॉजिकल जनक, तो वो क्या है, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ही होगा इसका भी आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर की सेनापति का नाम क्या था, तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर नाम था। और इनके ही टाइम पे कौन से राजदूत बन के आए थे, मैगनस्थनीज आए थे। उनकी बुक का नाम क्या था, इंडिका था। ठीक है, इंडिका था, किसकी बुक, मैगनस्थनीज की बुक का नाम था। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। ग्रीक राजदूत मैगनस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल में दौरान भारत आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की नींव डाली। कि कौन से वंश का विनाश किया था जी, नंद वंश का विनाश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने के जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया। तो अब देखो मगध जो था जहाँ पे इन्होंने शासन किया है, मगध पे पहला वंश कौन था, हर्यक वंश था। हर्यक वंश के पहले राजा बिंबिसार थे। ठीक है,
जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने कौन से वंश का नाश किया? नंद वंश का नाश कर दिया था। इसमें किसको मारा था? घनानंद को मारा था। किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार था। क्या था? पॉइंट सार या बिंदुसार। उनके बेटे के नाम अशोक। अशोक क्या है? एक महान राजा थे। ठीक है। अशोक ने कौन सी वॉर लड़ी है? कलिंग की वॉर लड़ी थी। ठीक है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था जी? अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अब आगे, सांची का जो मान स्तूप है उसका जो निर्माण है, सांची का मान स्तूप डैश द्वारा निर्माण कराया गया। तो कौन से थी? अशोक द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है। अब सांची का मान स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया। अशोक ने इस स्तूप को भगवान बुद्ध के अवशेषों को सहेजने के लिए बनवाया था और यह स्तूप बलुआ पत्थर से बना है तथा अर्धगोलाकार संरचना में है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए स्तूप बनवाए। सांची का महान स्तूप भारत की प्राचीन तथा महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। कौन? सांची का महान स्तूप। महान स्तूप जो है सांची का के अन्य बौद्ध स्मारकों जैसे 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल करूँ, सबसे पहले अगर 1983 में कौन ऐड हुई थी? अलोरा और अजंता की गुफाएं ऐड हुई थी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के, सॉरी, महाराष्ट्र के अंदर है। कौन सा? औरंगाबाद जिला है। ठीक है। कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कब ऐड हुई यूनेस्को की साइट में? 1983 में। 1989 में कौन ऐड हुआ है? सांची का महान स्तूप। सांची का महान स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनवाया। अशोक का वंश कौन सा था? मौर्य वंश था। मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य यानी अपने सीएम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की जो राजधानी थी वो डैश में थी। तो कौन सी थी जी? तोसली थी। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी भारतीय प्रांत की जो राजधानी थी वो तोसली में थी। मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी, दक्षिणी प्रांत की जो राजधानी थी वो स्वर्णगिरी थी और उत्तरी प्रांत की राजधानी आपकी तक्षशिला थी और पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की जो शाही राजधानी वो पाटलिपुत्र थी, जो उनकी सेंट्रल कैपिटल थी। पाटलिपुत्र के पास आसपास के क्षेत्र सम्राट की प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। मौर्य साम्राज्य की समय काल जो था वो 321 से 185 ईसा पूर्व था। मौर्य साम्राज्य के जो पहले शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और अंतिम शासक कौन से? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इससे शुंग वंश की शुरुआत हो गई थी। अब जो बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। वहीं अजंता प्लस एलोरा की जो गुफाएं कहाँ थी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में थी। किससे रिलेटेड थी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई पुरानी गुफाओं में से एक है। बराबर की जो गुफाएं बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में बनी है। कहाँ? बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में बनी है। बराबर बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं तथा नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। टोटल कितनी गुफाएं होंगी? 7 गुफाएं हो चुकी हैं ये। ठीक है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। माना जाता है कि इनका निर्माण सम्राट अशोक ने तपस्वियों के लिए करवाया था। इन गुफाओं में सुदामा और लोमस ऋषि की गुफाएं रॉक काट वास्तुकला की कुछ शुरुआती उदाहरण हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो ये है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश से शासक थे? तो किसके थे जी? मैंने बता ही दिया है, मौर्य राजवंश के शासक। मौर्य राजवंश के पहले शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक का नाम बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने कराई जी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग से कौन सा वंश स्टार्ट हो गया? शुंग वंश स्टार्ट हो गया। किसके बाद? मौर्य वंश के बाद। ठीक है। अशोक के जो पिता थे, मैंने बताया अशोक के पिता बिंदुसार, इस वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बेटे का नाम पॉइंटसार यानी बिंदुसार, उनके बेटे का नाम अशोक। ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? एक महान पिता का बेटा और एक महान बेटे का बाप बोला जाता है। ठीक है। अशोक ने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक की शिलालेखों का जनक माना जाता है। इसने 261 में कलिंग वॉर लड़ी। किससे लड़ी? कलिंग वॉर। वर्तमान में कहाँ पर है ये? वर्तमान में उड़ीसा में है ये।
अशोक ने आधुनिक कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत उपमहाद्वीप पर शासन किया। ठीक है। और अशोक के काल में बनाया गया प्रतीक, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है। अब तो अशोक चिन्ह जो है किसके किसके टाइम पे आया था? अशोक के टाइम पे आया था। अशोक के आध्यात्मिक शिक्षा का नाम जो था उपगुप्त था। ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षक का नाम उपगुप्त था। किसका? अशोक। क्वेश्चन नंबर 75। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया? मैंने बता ही दिया, घनानंद को हराया। घनानंद किस किस वंश से थे? नंद वंश से थे आपके। ठीक है। और घनानंद के हारने के बाद कौन से वंश की शुरुआत होती है? मौर्य वंश की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक के सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया। ठीक है। किस में हराया? युद्ध में हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसिडोनियन क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर तक था? ठीक है। तो उसका आंसर क्या है आपका? उसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क कनिष्क दोनों का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश है जी? मौर्य वंश। पर जो कनिष्क है, ठीक है, ये कुषाण थे। कौन सा वंश बोलेंगे? कुषाण बोलोगे आप। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की थी तथा कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। तो कौन सा वंश? कुषाण वंश का था महान शासक। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार था वो कुछ इस प्रकार था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के अंदर है। मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल थे। कनिष्क साम्राज्य जो तजाकिस्तान, तजाकिस्तान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, जो अपना भारत का जम्मू कश्मीर है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ये। ठीक है। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के जस्ट बगल में है, से लेकर मथुरा, कश्मीर और वो फैला हुआ था। ठीक है। कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पेशावर थी। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी राजधानी क्या बनी? मथुरा। कनिष्क ने मथुरा कहाँ पर है? बहुत सारे बच्चे से हरियाणा लगा के आ जाता है, बट मथुरा आपका कहाँ पर है? यूपी के अंदर है मथुरा। ठीक है। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। कौन? कनिष्कपुर। कहाँ पे? कश्मीर को जीतकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाला था? तो वो कौन थे? उनका नाम था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसके टाइम पे कौन सा दरबार में आया था जी? आपके आए थे मैग्नस्थनीज आए थे। मैग्नस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका लिखी है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा था। ठीक है। युद्ध के बाद संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सारे प्रदेश सौंप दिए। सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत मैग्नस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था इसने। ठीक है। 28 जो कुछ इस प्रकार है कि अंग्रेजों के शासन काल के दौरान बलुआ पत्थर के एकाश्मिक स्तंभों को बौद्ध अवधारणा के शिलालेखों के साथ साथ डैश हाथी और शेर जैसे पशुओं आकृतियों से अभिव्यक्ति किया गया था। तो वो जो चौथा जानवर था वो था आपका बैल। ठीक है। तो अशोक के अशोक के शासनकाल में स्तंभ एक ही पत्थर से बनाए गए थे और उनके ऊपर बनी पशु आकृति भारतीय कला में प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी। इन स्तंभों में बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ बैल, हाथी, शेर, पशु पशु आकृतियों से अभिव्यक्ति की गई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 जो वो किस प्रकार है कि अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? तो आप किससे कहोगे? भाई वो बने थे, पत्थर से बने थे। वो सब के सब लगभग पत्थर से बने थे। अशोक स्तंभ एकाश्मिक अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे। इन स्तंभों को धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। यह स्तंभ के आधार की तरफ मोटे, यानी आधार से तो ये मोटे थे बट ऊपर से क्या थे? ये पतले थे, पतले हो चले गए। स्तंभ के मुख्य भाग को लोट और ऊपरी भाग को शीर्ष कहा गया। क्वेश्चन नंबर 80। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश एवं महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित? तो एक ही समझ लीजिए, श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है। अब इसकी पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन।
तो जो दीपवंश और महावंश जो हैं ये श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। इन बौद्ध ग्रंथों में मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है। रॉक एडिट की जो हम स्टडी कहते हैं वो एपिग्राफी कहा जाता है उसे। एपिग्राफी। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। 1989 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत में शामिल हो जाता है। ठीक है। प्राचीन सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने तीसरी शताब्दी में करवाया। सांची स्तूप बौद्ध का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि किसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? तो कौन है जी? अशोक थे। इन्होंने क्या? धर्म विजय नीति इन्होंने बनाई थी। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को इन्होंने विकसित किया। अशोक के मौर्य वंश सम्राट था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्री में हुआ। अशोक 268 में राजा बनता है और कुछ स्रोतों में 272 में भी ये राजा बनता है और 261 में ये कलिंग वॉर करता है। ठीक है। मगध के सिंहासन पर बैठा अशोक की मृत्यु 332 में हुई और अशोक को देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। किस? देवनाम प्रियदर्शनी। 84 प्रसिद्ध कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? 261 में लड़ा गया था ये। ठीक है। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग वॉर में भयंकर नरसंहार को देखते हुए लिया। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा खारबेल के बीच में होता है। ठीक है। किसके बीच में? खारबेल के बीच। तो जो खारबेल है उनका एक दूसरा नाम भी यहाँ पे दे रखा है, महापद्मनाभन। ठीक है। के मध्य हुआ। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ और जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने 13वें शिलालेख में, यानी कि शिलालेख कितने थे? 14, उसमें से 13वें नंबर पे जो था ना उसमें अंदर कलिंग वॉर लिखी है। कब हुई है? 261 में हुई थी। उसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। अशोक जो उसके बाद बिंबिसार ने, इसका नहीं पता अभी। ठीक है। पहले हम अशोक पे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है। बिंबिसार का जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो बिंदुसार के देखेंगे कि इसने कौन सा धर्म अपनाया था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाए अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि वह तदनुसार आचरण कर सके? तो कितने थे भाई? ये थे आपके 14। ठीक है। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जो जानकारी हमें 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। ठीक है। और कुछ अब इनकी जानकारी दी गई है कि जो पहला शिलालेख है उसके अंदर क्या बताया गया है। पहला शिलालेख के अंदर आपको नरबली के लिए रोका गया है। क्या? नरबली के लिए रोका गया है। किसमें? पहले शिलालेख के अंदर नरबली पर प्रतिबंध कराया गया और समस्त प्रजा मेरी संतान है। किसके अंदर है ये? पहला शिलालेख। उसके बाद दूसरा शिलालेख के बारे में दूसरे शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? मानव एवं पशु चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। चोल, पांड्य और सत्ययुगपुत्र व केरलपुत्र की चर्चा की है। तो पहले के अंदर वो पशु की बलि पे रोक लगा दी। दूसरे में पशुओं की चिकित्सा के बारे में बात करी। ठीक है। अब तीसरे श्लोक में प्रत्येक 5वें वर्ष राजकीय अधिकारियों को दौरा करने का आदेश दिया गया और चौथे के अंदर धर्म आचरण के भेरी नाद के माध्यम से धर्म का उद्घोष किया गया था। ऐसे 13वें के अंदर क्या था? कलिंग वॉर थी। ठीक है। ऐसे ही आगे आते जाएंगे और हम समझाते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 86। कौटिल्य का कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? किसके वंश? जी मौर्य वंश। मौर्य वंश के पहले राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराया? घनानंद को हराया। घनानंद कौन सा वंश था? नंद वंश था। ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ।
अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। ठीक है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो धम्म महापात्र का निर्माण किया था। कौन से नए पद का निर्माण किया? धम्म महापात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महापात्र का निर्माण किया। प्राचीन भारत के राज्यों की जो प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महापात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी और धम्म महापात्र का कार्य राज्य में धर्मानुसार का निर्माण कर धर्मानुसार शासन करना था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे। शुंग राजवंश की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब? 185 में। किसको मार के? बृहद्रथ को मार के। बृहद्रथ कौन से वंश के थे? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य वंश के थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की इन्होंने स्थापना कर दी थी। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना के एक सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया। शुंग वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी और विदिशा थी। क्या? पाटलिपुत्र और विदिशा। बरहुत स्तूप की जो निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को भी जाता है। ठीक है। शुंग वंश के अंतिम शासक के देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की। तो शुंग वंश देखो, सबसे पहले एक लाइन बताऊं, बृहद्रथ को किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने मारा। पुष्यमित्र शुंग के जो अंतिम शासक जिसका नाम देवभूति था उसको किसने मारा? उनके मंत्री वासुदेव ने मारा। और शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है। अब 89, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी? तो पहली क्या बनी? आपकी मथुरा बनी थी। पहली कौन थी? पहली पेशावर थी। उसके बाद कहाँ चले गए? मथुरा शिफ्ट हुई थी दूसरी राजधानी। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, जो पाकिस्तान के पेशावर शहर में भी है। ठीक है। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कुषाण ने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में शासन किया। ठीक है। कुषाणों ने अपने साम्राज्य में मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इसके बाद कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो थे किस वंश से रिलेटेड थे जी? कुषाण थे ये। ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। ठीक है। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजल कडफिसस था। ठीक है। कुजल कडफिसस था कुषाण वंश के कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत के दक्कन में सतवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? तो किसने किया था जी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, GST, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है। इसके बाद आगे गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने दक्कन के सतवाहन साम्राज्य को मजबूत किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। इनका शासनकाल 106 से 130 ईसा पूर्व तक चलता रहा। उसने शक शासकों को हराया, पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। इन्होंने दक्षिणी पति की उपाधि धारण की। अब क्वेश्चन नंबर 92, कि सतवाहन राजा ने 125 ईस्वी के आसपास सतवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता पर बहाल किया। तो कौन थे वो? आपकी गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है। सतवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सतवाहन साम्राज्य को उसकी पूर्व की महानता से बहाल किया। इसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शर्की, यवनों और पल्लवों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। उसके बाद उसने सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म और दक्षिणी भारत का रक्षण किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम गौतमी बालाश्री था। कौन था? गौतमी बालाश्री। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमेव
ने उनका उत्तराधिकार संभाला। गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल लगभग 106 से 130 वर्ष रहा। इसके बाद सतवाहनों के सतकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? प्रतिष्ठान थी इनकी। ठीक है, राजधानी, पहली राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। सतवाहन वंश के राजा सतकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी। यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पर बसी थी। ठीक है। सतवाहन वंश के राजाओं के ज्यादातर अभिलेख जो हैं और सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास मिले। सतवाहन वंश के राजाओं को मूल निवास जो थे पश्चिमी भारत में था। कहाँ था? पश्चिमी भारत में था। सतवाहन वंश की जो संस्थापक थे वो शिमुख थे। ठीक है। सतवाहन वंश के राजाओं को दक्कन में आंध्र भी कहा जा गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो किसके थे जी? सतवाहन वंश के शासक थे। ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का शासक था। वह सतवाहन वंश का सबसे महान शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों को हराया है। उन्होंने अपने साम्राज्य की कोई प्रतिष्ठा को फिर स्थापित किया। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। वह सतवाहन वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम भी जोड़ा। ये महत्वपूर्ण है। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सतवाहन वंश ने। इसके एक प्रतापी शासक का नाम गौतमीपुत्र सतकर्णी, जीपीएस, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इकलौता ऐसा राजा जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम भी जोड़ा। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सतवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। सतवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है। अमरावती वास्तुकला को सतवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। अब सतवाहन द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का जो मिश्रण था वो क्या कहता? वो पोटीन कहलाती थी। वो मतलब उस टाइम पे जो करेंसी थी वो। सतवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन या पुट्टी कहलाता है। सतवाहन वंश के राजाओं द्वारा कांसे और चांदी, तांबे, चांदी, पोटीन अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया। ठीक है। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? किसने? सतवाहन। इसके पावरफुल किंग का नाम जीपीएस, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इकलौता ऐसा राजा जिसने अपनी माँ का नाम भी जोड़ा अपने साथ। भारतीय राजवंश सतवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सतवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सतवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। बट वहीं कुषाणों की राजधानी क्या थी? कुषाणों की जो पहली राजधानी पेशावर थी। फिर उसके बाद कहाँ आ गए? मथुरा आ गए। ठीक है। अब सतवाहन वंश के जो संस्थापक हैं वो शिमुख थे। सतवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, सिक्के, कांसे और तथा पोटीन के सिक्के जारी किए। सतवाहन वंश ने राजभाषा जो है प्राकृतिक भाषा थी। अब देखो, वहीं बौद्धों की जो भाषा थी वो पाली थी आपकी। ठीक है। बट सतवाहनों की क्या है? प्राकृतिक भाषा है। सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सतवाहन वंश की शासकों के ने मुख्य दक्षिणी भारत के हिस्सों पर शासन किया। अब नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मम्माल के नाम से भी जाना जाता है, डैश राजवंश के थे। तो क्या थे ये? पल्लव थे आपके। पल्लव राजवंश से रिलेटेड है। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 से 668 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम को ममलान या महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में ममलपुरम, महाबलीपुरम का निर्माण हुआ। ठीक है। वर्तमान में क्या है? महाबलीपुरम। उनके शासनकाल में प्रसिद्ध 5 रथ का निर्माण हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को हराया। ठीक है। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन से राजवंश से? पल्लव थे जी। और हराया किसको इन्होंने हराया आपके, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश को हराया। ठीक है। इन्होंने शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हिनसांग ने कांचीपुरम का दौरा किया। तो ठीक है। पल्लव वंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था। इसने 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्षों तक तमिल तेलुगु क्षेत्र में इन्होंने रूल किया।
पल्लव राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो सिंह विष्णु है। कौन? पल्लव का एक बहुत पावरफुल किंग कौन सा है? नरसिंहवर्मन प्रथम था। किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पल्लव राजवंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है ये। ठीक है। पल्लव राजवंश की जो राजधानी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, क्या थी? कांचीपुरम। वहीं कुषाणों की क्या थी? आपकी पहली थी पेशावर, फिर मथुरा आ गई। नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन राजवंशों के कुछ प्रमुख जो शासक रहे हैं। विजाल्य ने चोल वंश का संस्थापक था। वह डैश सामंत था। किसका सामंत था? वो पल्लव का सामंत था। ठीक है। विजाल्य जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था और 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के धनान्वेषों पर स्थापित रहता था। तो अब हमें देखो 422 में से हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके 100 क्वेश्चन बचे 322 हैं। ठीक है, तो अभी तक हम 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है।